हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चावला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में। मुझे उम्मीद है HCF एंड LCM चैप्टर के 11 वीडियो आपने देख लिए होंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और मुझे उम्मीद है मैंने जो शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं, शॉर्ट मेथड्स बताए हैं, उससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा। आपको प्रैक्टिस में बहुत कम समय लग रहा होगा। कोई भी एक क्वेश्चन आपसे 1 मिनट 2 मिनट में आप करने की कोशिश कीजिए, आपसे ज़रूर होगा। हाँ, पर ये सब आपसे प्रैक्टिस करने के बाद होगा। अच्छा, प्रैक्टिस में मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं जो क्लास एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं जो भी क्लास एग्जाम्पल लेता हूँ वो पास्ट ईयर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन होते हैं। आपको प्रैक्टिस भी वही करना है। ये एग्ज़ाम पिछले 20 साल 30 साल 35 सालों से हो रहे हैं। बहुत पुराने पुराने एग्ज़ाम हैं, 35 तो नहीं होगा, खैर पिछले 20 साल से ये एग्ज़ाम खूब हो रहे हैं। तो आपको खूब सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो पास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो आप कोई भी ऐसी एक किताब खरीद सकते हैं जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हों। आप चैप्टर वाइज ही खरीद लीजिएगा। भाई, पास्ट ईयर क्वेश्चन दो किस्म से आते हैं। कुछ किताब ऐसी होती है जिसमें पास्ट ईयर पूरा पेपर होता है, तो उसमें फिर आप जो चैप्टर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है तो वो बहुत दिक्कत होगी। आप पूरे पेपर में से कैसे छाटोगे? छाटने में बहुत टाइम लगेगा कि अभी वाले चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इससे कौन से क्वेश्चन है। तो आप क्या कीजिए, पास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसकी किताब खरीदिए और पेपर वाइज वाली किताब मत खरीदिए। पास्ट ईयर चैप्टर वाइज किताब खरीदिए, मतलब जिसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हैं। मतलब एक चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ दिए हैं कि भाई 2008 में ये आया था, 2009 में ये सब आया, 2000, एक चैप्टर के क्वेश्चन एक जगह दिए हैं। ठीक है, कि भाई किसी एक चैप्टर में 2008 9 10 2005 2012 में जो जो आया था सारे 20 सालों में वो सब एक जगह दे दिया है। तो आपको क्या करना है, जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आपको उस चैप्टर के पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं चैप्टर पढ़ने के बाद। तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, पर आपको इस थियरी का फ़ायदा तब होगा, मेरी लेक्चर्स का फ़ायदा तब होगा जब आप प्रैक्टिस खूब करेंगे। तो कोई भी किसी भी पब्लिशर की पास्ट ईयर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, मतलब पास्ट ईयर एसएससी अलग आएगा, पास्ट ईयर बैंकिंग अलग आएगा, पास्ट ईयर रेलवे अलग आ जाएगा। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की पास्ट ईयर चैप्टर वाइज किताब खरीदिए। पूरा चैप्टर जब आप मेरे वीडियोस देख लें, पूरा चैप्टर जब आप मेरे लेक्चर से पढ़ लें, उसके बाद कम से कम हर चैप्टर में 100 to 150, 100 से 150 सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं। तब आप सवालों को 1 मिनट से कम में कर पाएंगे। शुरू में आपको 3 मिनट 4 मिनट एक सवाल में लगेंगे, पर घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो समय कम होगा। तो ये वीडियो नंबर 12 अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस वीडियो 12 में जो हमने प्रॉपर्टी ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर्स पढ़ा था वीडियो 10 में, कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, वो मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए वीडियो 11 में भी हमने इसी पार्ट पे क्वेश्चन किए हैं, वीडियो 12 में भी अपन इसी पार्ट पे क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में अपन 5 क्वेश्चन करेंगे। बिना समय खराब किए अपन पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पर पहले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ रिवीजन कराना चाहता हूँ। कुछ चीज़ों का रिवीजन कह लीजिए, या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर चैप्टर आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आप इंडिपेंडेंटली देख सकें, मतलब कभी भी उठा के देख सकें। मैं पूरी जो भी थियरी इस चैप्टर में अप्लाई होती है, मेरी कोशिश होती है मैं यहीं पढ़ा दूं, ताकि आप कोई भी चैप्टर उठा के देख सकें। हाँ, पर कुछ चैप्टर ऐसे ज़रूर होंगे जिसमें पुराना कोई चैप्टर देखा होना ज़रूरी है, तो वो मैं वीडियो में बोल दूंगा कि इस चैप्टर को अब आप देखने के लिए मेरा ये वाला चैप्टर पहले देख लीजिए। HCF LCM में मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मतलब ये चैप्टर आप कहीं भी किसी भी सीक्वेंस में उठा के देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये चैप्टर कर लें, दूसरे नंबर पे कर लें, तीसरे नंबर पे कर लें, 10वें नंबर पे कर लें, आपका मन है। अगर मैं किसी चैप्टर के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को देखने के लिए पुराना कोई चैप्टर देखना है, मतलब वो चैप्टर आप कभी भी देख सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि किसी भी चैप्टर में जो भी थियरी अप्लाई हो रही है मैं पूरी की पूरी उसी चैप्टर में पढ़ा दूं, ताकि आपको सीक्वेंस की कोई तकलीफ ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आपके लिए ऐसे होने चाहिए आपका जब मन करे आप देख लीजिए। तो ये HCF LCM वैसे ही चैप्टर है, इसको देखने के लिए पुराना कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका जब मन करे आप देख सकते हैं। तो कुछ थोड़ी सी थियरी जो अप्लाई होने वाली है अपन पढ़ा देते हैं, आपको मैं पढ़ा देता हूँ।
आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल समझते हो क्या? पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो किसी भी वेरिएबल में हम बनाते हैं। जैसे कोई वेरिएबल x में हमें कोई पॉलिनोमियल लिखना है, तो ऐसा कोई जैसे x+3 है ना, मतलब होल नंबर पावर्स होने चाहिए वेरिएबल के। होल नंबर क्या होते हैं पता है ना? होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 ये सब होल नंबर हो गए, है ना। तो जैसे ये एक टर्म है, इसमें x⁻1 है, 3 को आप लिख सकते हो 3 × x⁻0, मतलब 3 ये जो टर्म है इसमें वेरिएबल का पावर 0 है, ये x वाले टर्म में वेरिएबल का पावर 1 है। फिर जैसे मान लो 2x² + 3x -7 कर लो, चलो। तो यहाँ पे 3 टर्म है, इस टर्म में x का पावर 2 है, इस टर्म में x⁻1 है, इस टर्म में x⁻0 है। तो ऐसे किसी भी वेरिएबल के होल नंबर पावर्स की मदद से जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल में टर्म्स होते हैं, जैसे ये एक टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हो गया x+3 पॉलिनोमियल का, ये सेकेंड टर्म हो गया। अब ये दूसरे पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, ठीक है। टर्म में क्या होता है? टर्म में वेरिएबल होता है और जो वेरिएबल के अलावा चीज़ मल्टीप्लाइड होती है, जैसे 3x, मतलब इसका क्या मतलब है? 3 × x, 3 × वेरिएबल x, 3 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल x। तो ये जो 3 है इसे हम बोल देंगे कोएफिशिएंट, इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल में बनता है। कैसे बनता है? वेरिएबल के होल नंबर पावर्स अपन लेते हैं और ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल से हम कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं टर्म बनाने के लिए। तो वेरिएबल में अलग अलग टर्म्स होते हैं, हर टर्म में 2 चीज़ होती है, एक कोफिशिएंट होता है और एक वेरिएबल का कोई होल नंबर पावर मल्टीप्लाइड होता है कोफिशिएंट से। तो ऐसे अलग अलग टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम कोई भी पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लो 4 टर्म्स का एक पॉलिनोमियल मैं तैयार करता हूँ, 3x³ - 7x² + 8x + 10। ये 4 टर्म्स का एक पॉलिनोमियल तैयार हो गया। इस टर्म का में x का पावर 3 है, कोफिशिएंट 3 है। अच्छा, इस टर्म में अपन क्या बोलेंगे? x का पावर 2 है और कोफिशिएंट -7 बोलेंगे। इस टर्म में x का पावर 1 है, कोफिशिएंट 8, इसमें x का पावर 0, कोफिशिएंट 10। तो ऐसे कोई भी टर्म तैयार होता है कोफिशिएंट और वेरिएबल के होल नंबर पावर से। टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, पॉलिनोमियल तैयार हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो भी मैक्सिमम पावर अवेलेबल है, वेरिएबल का जो भी मैक्सिमम पावर अवेलेबल है उसे डिग्री बोलते हैं। जैसे x+3, इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका डिग्री हो गया 1। 2x² + 3x - 7, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 अवेलेबल है। इस टर्म में x का पावर 2 है, ये मैक्सिमम है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 2। जैसे 3x³ - 7x² + 8x + 10, ये जो तीसरा पॉलिनोमियल लिखा है इसमें क्या है? इसमें डिग्री 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है। डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे डिग्री 4 हो तो उसे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। फिर डिग्री 5 से आप उसे डिग्री 5 पॉलिनोमियल, डिग्री 6 से तो डिग्री 6 पॉलिनोमियल, ऐसे आप बोल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल किसी वेरिएबल में बनता है, कैसे बनता है। वेरिएबल का कोई भी होल नंबर पावर लेते हैं, उसे किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक टर्म बनता है। ऐसे टर्म्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन करके पूरा पॉलिनोमियल बन जाता है। x+3 में 2 टर्म्स हैं, एक ये 2x² + 3x - 7 में 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, और तीसरे टर्म को अपन -7 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, 3x³ - 7x², 8x, 10, ठीक है। टर्म्स कितने भी हो सकते हैं पॉलिनोमियल में, है ना। 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, कितने भी हो सकते हैं। जो भी टर्म में मैक्सिमम पावर ऑफ x होता है, जो मैक्सिमम पावर ऑफ x होता है उसे डिग्री बोलते हैं। डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल वेरिएबल में बनता है। वेरिएबल के होल नंबर पावर्स को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके टर्म बनते हैं, टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके पॉलिनोमियल बनता है। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री बोलते हैं, डिग्री के बेसिस पे नाम होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी पॉलिनोमियल
की मदद से अगर आप कोई इक्वेशन बना दो तो उसे पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और मैंने ये रख दिया इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मदद से ये एक इक्वेशन बन गई, तो इसे बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जो x का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जिस x के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जीरो हो जाएगा, उस x को बोलेंगे रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ गई और आपको उसे सॉल्व करना है, मतलब आपको वो x निकालना है जो उसको सेटिस्फाई करे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू निकालना जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो इसके लिए जो तरीका होता है मैं वो आपको यहाँ सिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मतलब वो x की वैल्यू निकालना जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जीरो होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मतलब वो x की वैल्यू निकालना जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाए, जिस x के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि वो सॉल्यूशन कैसे निकालना है। भाई देखो, यहाँ पर आप एक दिमाग लगाओ, पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट कर लो। पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट, पहली टर्म हमेशा हम लिखते ऐसे हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जाता है, सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिखते हैं। ठीक है, मतलब पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, मतलब ज़्यादा पावर से कम पावर की तरफ जाते हैं। तो आप पहला और तीसरे टर्म का प्रोडक्ट करो, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म और एक्स पावर 0 वाला टर्म प्रोडक्ट करो, तो क्या आ गया 6x स्क्वायर। अब आपको बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि उसके दोनों पार्ट्स, उसको दो पार्ट्स में तोड़ना है ताकि दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट यही हो जाए। तो 5x को अगर आप 3x प्लस 2x ऐसे तोड़ दो तो 3x और 2x दोनों का प्रोडक्ट 6x स्क्वायर ही तो होगा। तो ऐसा आप कर दो, तो आप ऐसा जब करोगे तो क्या होगा, देखो आपने इस तरीके से क्वाड्रेटिक को तोड़ दिया। अब आप देखो इन दोनों में x कॉमन लोगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, x कॉमन लोग एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स है ना, 3x मतलब 3 इंटू एक्स, तो x कॉमन ले लिया। अब ये 2 इंटू एक्स है, 6 को लिख लो 2 इंटू 3, तो 2 कॉमन ले लोगे, तो ये देखो अब x प्लस 3 दोनों में आ गया, तो x प्लस 3 कॉमन ले लो, तो बाकी क्या बचा x और 2। ये फैक्टराइज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो गई। ठीक है, ये हम बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो गई। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज सेम एज एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब कोई भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए, तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो x प्लस 3 जीरो होगा तो x क्या हो जाएगा, -3, 3 को दूसरी साइड ले जाओ, x प्लस 2 जीरो मतलब x क्या हो जाएगा, -2, तो मतलब x इक्वल टू -3 और -2। ये दो सॉल्यूशन आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ले लेते हैं, चलो इस बार एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब प्रोडक्ट क्या आ रहा है फर्स्ट और थर्ड टर्म का, एक्स स्क्वायर इंटू 2 मतलब 2x स्क्वायर। अब -3x को आपको दो पार्ट में तोड़ना है, आप -2x प्लस -x कर लो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट वही तो आएगा, -2x इंटू -x 2x स्क्वायर। तो चलो -3x को -2x प्लस -x, या ऐसे एक ही बात है, लिख लो। अब पहले दो टर्म्स में x कॉमन निकालोगे तो x -2 बचेगा, फिर ये -x लिखा है -1 इंटू एक्स। ठीक है, 2 को -1 इंटू -2 भी लिख सकते हैं, तो चलो -1 कॉमन निकाल लो, तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस एक्स को लिख लिया -1 इंटू एक्स और 2 को लिख लिया -1 इंटू -2, तो वो ऐसे बन जाएगा। अब x -2 देखो कॉमन आ गया, तो x इक्वल टू 1, 2 दो सॉल्यूशन आ गए। तो इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है,
जो कि इस क्वेश्चन में अब यूज होगा। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाई, मैंने आपको पहले पढ़ाया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल किसी वेरिएबल में बनता है, किसी भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल बनता है। कैसे किसी वेरिएबल से पॉलिनोमियल बनता है, हम वेरिएबल के किसी होल नंबर पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक टर्म बनता है, अलग अलग टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके पॉलिनोमियल तैयार होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में जिस टर्म में x का मैक्सिमम पावर होता है वो हाईएस्ट पावर टर्म होता है, और जो भी वो हाईएस्ट पावर होता है उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 1 है पॉलिनोमियल का तो उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल से बनने वाले इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कोई इक्वेशन बना है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जा सकता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू निकालना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। उसका हमने ये तरीका सीखा जहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालते हैं, और फिर मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ते हैं कि दोनों टुकड़ों का प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के बराबर हो जाए। और इस तरीके से फिर हमने फैक्टराइज किया और सॉल्यूशन निकाला। ये दो एग्जाम्पल, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 मैंने आपको करके दिखाए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ये अब क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है, इसलिए मैंने आपको पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको सॉल्व करने का तरीका मिडिल टर्म को तोड़ के, ये मैंने चीज़ें आपको थोड़ी यहाँ पे पढ़ा दी हैं। ठीक है, हालांकि अलजेब्रा में ये चीज़ें और डिटेल में अलजेब्रा के चैप्टर में ज़रूर आएंगी, पर अभी मैंने आपको एक बेसिक पढ़ा दिया है ताकि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने में दिक्कत ना हो। मैं अज्यूम करके चलता हूँ आपको पहले बहुत कम आता है, मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको पहले से बहुत कम आता है, और इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको पढ़ा देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के नाम, पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको सॉल्व करने का तरीका, ये सब आपको समझ आ गया है। तो अब यहाँ पे जो जो लिखा है हम इसको पूरा मिटा देते हैं ताकि सॉल्यूशन करने के लिए मुझे जगह मिल जाए। मैक्सिमम चीज़ें मैं यहाँ मिटा देता हूँ ताकि अब हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएँ। थोड़ा सा समय लगेगा, एक सेकंड। चलो, तो क्वेश्चन करने की काफ़ी जगह बन चुकी है। साइड वाली चीज़ें मैं नहीं मिटा रहा हूँ, नीचे की चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। चलो, ये हमें पूरी जगह मिल चुकी है। तो आप क्वेश्चन देखें, सम ऑफ टू नंबर्स 36 है और उनका HCF और LCM, HCF 3 है, LCM 105 है, उन दोनों नंबर का सम 36 है। तो उनके रेसिप्रोकल्स का सम निकालना है। अपन ऐसा करते हैं, नंबर मान लेते हैं स्मॉल a स्मॉल b, ये दो नंबर्स मान लेते हैं। तो मतलब मुझे गिवन क्या है, मुझे क्या दिया हुआ है? पहली चीज़ मुझे दी है सम 36 है, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें क्या दी है कि HCF और LCM 3 और 105 है, HCF 3 है, LCM 105 है। तो अपन ने पढ़ा था ना प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब AB इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM होना चाहिए। तो मतलब AB 315 दिया हुआ है। 3 इंटू 105, 3 इंटू 105 कैसे करोगे? फटाफट कैलकुलेशन, 100 को लिख लो, 105 को लिख लो, 100 प्लस 5, 100 का 3 गुना 300, 5 का 3 गुना 15, 300 प्लस 15, 315, है ना? तो भाई हमने प्रॉपर्टी यूज करी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। HCF LCM दिया था तो उनका प्रोडक्ट कर दिया, तो वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा। तो बेसिकली हमें दो इक्वेशन दे दी गई हैं, a प्लस बी इक्वल टू 36 और AB इक्वल टू
315 ए और बी, इन दोनों में दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करें भाई, बी को लिख लो, ए बी इक्वल टू 315 मतलब बी 315 बाय ए। तो चलो बी को लिखो 315 बाय ए, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, बी को 315 बाय ए यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। अच्छा, अब पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 315, ये हो जाएगा 36 ए, सॉरी ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और ये राइट हैंड साइड भी। तो इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस 36 है प्लस 315। ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल ए बन गई है। ए निकालना है अपने को, ए निकालूंगा तो फिर बी तो इससे निकल जाएगा। सेकंड इक्वेशन की मदद से बी को लिखा था 315 बाय ए निकाल दूंगा तो बी अपने आप निकल जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ए में। तो अभी अपन ने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। तो चलो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू 315, ठीक है। तो अब माइनस 36 ए को ऐसे तोड़ना है कि दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट, माइनस 36 ए को दो पार्ट्स में तोड़ना है कि दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट 315 ए स्क्वायर हो जाए। तो देखो आप थोड़ा सा इसको कोशिश करोगे, यहाँ थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगता है। जैसे माइनस 36 को अगर माइनस 20 से माइनस 16 ए करूँ तो माइनस 20 इंटू माइनस 16, माइनस 20 ए इंटू माइनस 16 है तो वो 320 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पर अगर ऐसा कर लूँ माइनस 21 है प्लस माइनस 15 है, तो देखो 21 माइनस 21 इंटू माइनस 15 मतलब 21 इंटू 15, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। तो देखो क्या आएगा, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, ये 0 आता है यहाँ, 1 इंटू 1 1 इंटू 2, ये 5, लो भाई 315 आ गया। तो मतलब यहाँ पे माइनस 36 को कैसे तोड़ दें, माइनस 21 है माइनस 15 है, ये लो, तो ए कॉमन निकाल लो, ए माइनस 21। अच्छा, माइनस 15 ए को लिख लो माइनस 15 इंटू ए, और 315 को 21 इंटू 15, 315 कैसे लिख सकते हैं अपन, 21 इंटू 15 लिख लो, या एक ही बात है माइनस 21 इंटू माइनस 15। तो अपन ने तो माइनस 15 कॉमन निकालना है, तो 315 को माइनस 15 इंटू माइनस 21, ये देखो फैक्टराइज होने लग गया, ए माइनस 21 कॉमन आ गया। तो ए आ गया 21, या तो ए 21 हो जाए या 15 हो जाए, ठीक है। अगर ए 21 हो गया तो बी क्या होगा, बी 315 बाय ए, ये देखो ये हमने पढ़ा था सेकंड इक्वेशन से, बी हमेशा 315 बाय ए है। तो और 315 अभी हमने देखा क्या है, 21 इंटू 15, ठीक है। तो अगर ए 21 है तो बी क्या होगा, 315 बाय ए मतलब 315 बाय 21, मतलब बी क्या हो जाएगा 15। 315 को लिखो ना 21 इंटू 15, तो 21 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 21, तो 15 ही बचा। अच्छा, बी 15 है तो क्या होगा, सॉरी ए 15 है, ए 15 है तो फिर बी क्या होगा 315 बाय 15, फिर 315 को लिखो 15 इंटू 21, तो 15 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 21। तो मतलब सॉल्यूशन क्या आया, या तो ए 21 हो जाए और बी 15 हो जाए, या तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। या फिर ए 15 है तो बी 21 हो जाए, ये सॉल्यूशन है ना। दो में से कुछ भी एक हो जाए, मतलब ले दे के दोनों सॉल्यूशन एक ही बात तो कह रहे हैं। दोनों सॉल्यूशन ये कह रहे हैं कि जो दोनों नंबर हैं, दोनों सॉल्यूशन एक ही बात कह रहे हैं कि जो दोनों नंबर हैं जिनकी क्वेश्चन में बात हो रही है वो 15 और 21 हैं। इतनी सी बात हो रही है ना। ए 15 बी 21 या ए 21 बी 15, मतलब दोनों सॉल्यूशन एक ही बात है कि जो दो नंबर हैं वो 21 और 15 हैं। अब इनका सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है ना। तो चलो मतलब 1/21 प्लस 1/15 निकालना है यार। अब ये कैसे निकलता है, 1/21 प्लस 1/15, अपने को रेसिप्रोकल निकालना है तो अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर पहले सेम करते हैं। तो 21 और 15 यहाँ पे 1/21 है और 1/15 है, तो
1/21 और 1/15 में डिनोमिनेटर सेम करना है, तो तुम तो एक काम करो, डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं मैं बताता हूँ। 21 है 3 पावर 1 7 पावर 1, 15 है 3 पावर 1 5 पावर 1। तुम तो दोनों का एलसीएम लिखो। एलसीएम कैसे लिखते हैं, दो नंबर का अपन ने पढ़ा हुआ है भाई, जितने भी अवेलेबल प्राइम फैक्टर है सब ले लो और मैक्सिमम पावर ले लो, तो एलसीएम ये हो जाएगा। 3 का मैक्स पावर 1 है, 5 का भी 1 है, 7 का 1 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 105। तो अब डिनोमिनेटर सेम बनाना है, कैसे बनाए, 1/21 में न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी 5। भाई 21 3 पावर 1 7 पावर 1 है और मुझे उसे एलसीएम बनाना है, मतलब 3 पावर 1 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1, तो ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 15 3 पावर 1 5 पावर 1 है, ऊपर नीचे 7 मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया, अब दोनों में 105 हो गया डिनोमिनेटर। अब सीधे सीधे ऐड हो सकते हैं, ये हो जाएगा 5 + 7 / 105, मतलब 12/105। अच्छा 12 किससे जाएगा, 12 आपका चला जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 4, और 105 भी 3 से जाएगा, ये 35 × 3 105 होगा, ठीक है ना। तो 12 हो जाएगा 3 × 4 और 105 हो जाएगा 3 × 35, 3 3 कैंसिल, तो 4/35 आ गया सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स। ऑप्शन है, अरे बहुत बढ़िया, देखो ऑप्शन 3 4/35 सॉल्व हो गया। तो ये मैंने एक बहुत ही बढ़िया टफ क्वेश्चन लिया था ताकि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूं कि टफ क्वेश्चन इतने करा दूं आपको ताकि इजी क्वेश्चन तो आपको मजाक लगना चाहिए, इसलिए मैंने ये एक टफ क्वेश्चन लिया। वीडियो 11 में हमने प्रॉपर्टी ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर पे थोड़े इजी और एवरेज क्वेश्चन किए थे, इस वीडियो में हम थोड़े टफ क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब मान लो HCF एंड LCM ऐसा लिखा है, हाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द HCF एंड LCM ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स बी 2 and 84 रिस्पेक्टिवली, तो सम ऑफ नंबर्स निकालना है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया है कि कोई दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर कैसे हो सकते हैं, जैसे 2 4, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, अब अगला इवन नंबर 4 आएगा, बीच में 3 तो ऑड हो जाएगा, या 72 74, या 76 78, है ना, या 74 76, या 104 106, मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर ऐसे बहुत तरीके से हो सकते हैं। मुझे तो पता नहीं है कौन से दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की क्वेश्चन में बात हो रही है, वही दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर हमें निकालना है ताकि उन दोनों का हम सम निकाल सकें, ठीक है। तो अपन ऐसा मान लेते हैं वो टू कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। अगर हमें बोला जाता है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो मतलब 1 2 ये दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, या 3 4 या 4 5 ये कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, मतलब पहला और फिर उसका अगला। पर यहाँ बोला है कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, तो जैसे 74 एक इवन नंबर है, तो अब अगला इवन नंबर तो 76 आएगा, बीच में 75 ऑड हो जाएगा। 104 एक इवन नंबर है, तो अगला इवन नंबर 106 होगा। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स ऐसे होंगे ना, अगर पहला n है तो दूसरा n+2 होगा। तो लो एक ही वेरिएबल में काम हो गया क्वेश्चन का, एक वेरिएबल n ले लिया हमने, पहला इवन नंबर n ले लिया, तो अगला n+2 होगा, ठीक है। अब इन दोनों का HCF और LCM 2 और 84 है, तो मुझे ये दोनों नंबर निकालने हैं, बहुत बढ़िया। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, HCF है 2 और LCM है 84, तो 2 × 84 कर दो, तो ये n² + 2n = 84 का दुगना। 84 कैसे देखोगे, 80 + 4, 80 का दुगना 160, 4 का दुगना 8, 160 + 8 168, तो ये n² + 2n - 168, ये भैया फिर से क्वाड्रेटिक बन गई। फिर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म,
माइनस 168 एन स्क्वायर। माइनस जब भी होता है टर्म को माइनस लेते हैं। अब 2n को ऐसा कैसे तोड़ें? तो 2n को ऐसे तोड़ना है कि प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए। तो मतलब जैसे 4n प्लस माइनस 2n कर दें, 2n को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4n प्लस माइनस 2n, तो 4n इंटू माइनस 2n माइनस 8n स्क्वायर आएगा। ये वाला बैठ जाएगा, थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। 14n प्लस माइनस 12n, 2n को ऐसे लिखो तो 14 इंटू 12 168 हो जाएगा। तो 14n इंटू माइनस 12n माइनस 168 हो जाएगा। तो ये लो n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 12n, लो भाई। तो अब n कॉमन ले लो, फिर माइनस 12 कॉमन ले लो भाई। 168 तो हो गया ना 14 इंटू 12, तो माइनस 168 को लिख लो माइनस 12 इंटू 14। तो इसमें माइनस 12 कॉमन ले लिया मैंने, ये देखो n प्लस 14 अब कॉमन आ जाएगा। तो n प्लस 14 या तो 0 हो जाए, मतलब n या तो माइनस 14 हो जाए तो काम हो जाएगा, या n माइनस 12 0 हो जाए, मतलब n 12 हो जाए तो काम हो जाएगा। ये सॉरी माइनस 14। तो अब अपनी बात हुई थी कि हम दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो n नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं, तो ये सॉल्यूशन रिजेक्ट, n इक्वल टू 12 चलेगा। तो वो दो नंबर क्या हो गए, 12 और 14, 12 और 14। अच्छा यहाँ पे आप रिवर्स चेक भी कर सकते हो। आपसे बोले थे दो इवन नेचुरल नंबर निकालना जिनका HCF 2 है और LCM 84 है, तो यार 12 और 14 का HCF निकाल लो। 12 को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर 3 पावर 1, 14 2 पावर 1 7 पावर 1। तो अब HCF क्या होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर का मिनिमम पावर लेना है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, मिनिमम पावर, ये देखो HCF 2 आ रहा है। LCM कैसे निकलता है, ऑल अवेलेबल प्राइम फैक्टर्स लेना है और मैक्सिमम पावर, तो 2 का स्क्वायर लेंगे 3 पावर 1 लेंगे, तो ये हो गया 4 इंटू 21। हाँ देखो 84, जो क्वेश्चन में बोला था वो हो रहा है। 12 और 14 ऐसे दो इवन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं जिनका HCF 2 है और LCM 84 है, यही क्वेश्चन में डिमांड था। अपन ने रिवर्स चेक भी कर लिया, हालांकि एग्जाम में ये रिवर्स चेक मत करना, इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए प्रैक्टिस से कि ये रिवर्स चेक में टाइम खराब नहीं करना है। पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कभी मान लो कोई क्वेश्चन आपने मेहनत से सॉल्व किया और आपको डाउट हो रहा है सही है या नहीं, तो ऐसा रिवर्स चेक भी कर सकते हैं, खुद ही चेक कर सकते हैं क्वेश्चन हमने सही किया है कि गलत किया है। भाई जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है सेटिस्फाई करा के देख लो, जो भी आंसर आ रहा है वो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्वेश्चन में यही दिया था कि दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर चाहिए जिनका HCF 2 है और LCM 84 है, तो ये देखो दो कंसेक्यूटिव हैं, 12 के बाद अगला 14 ही होगा इवन नंबर, और HCF जो है वो 2 है इन दोनों का, LCM 84 है। अब पूछा गया सम, इनका सम 12 प्लस 14 क्या होगा, 12 प्लस 14 26, देखो ऑप्शन है क्या, बहुत बढ़िया ऑप्शन 2, मजे करो, ऑप्शन 2 हो गया। तो आओ तीसरा क्वेश्चन करें। अब ये थोड़ा अलग टाइप है। अब मुझे दिया है कि दो नंबरों का LCM 48 है और वो दोनों नंबर 2:3 के रेशियो में है ना, मतलब पहला नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर 2/3 है, तो इनका सम निकालना है। तो देखो कोई भी दो नंबर यार अगर 2:3 के रेशियो में है, तो मैं उन दो नंबर्स को ऐसा मान सकता हूँ ना, एक नंबर होगा 2n और एक नंबर होगा 3n। देखो ना 2n/3n, तो n कट जाएगा ना, ये 2/3 तो आएगा, रेशियो 2:3 आएगा। तो मान लो नंबर है 2n और 3n, ठीक, और इन क्या दिया हुआ है और क्या गिवन है, गिवन ये है कि LCM ऑफ 2n, 3n क्या है, LCM ऑफ 2n, 3n है 48, ठीक है। तो अब 2n और 3n इन नंबरों के बारे में और क्या कह सकते हैं अपन, देखो यार 2n और 3n ऐसा समझ में आ रहा है कि 2n क्या लिखा है, n इंटू 2, मतलब नंबर n इंटू नेचुरल नंबर 2, 3n मतलब क्या, n इंटू 3, मतलब नेचुरल नंबर n इंटू नेचुरल नंबर 3, ठीक है। n हम कोई नेचुरल नंबर ही ले रहे हैं भाई, ये दो नेचुरल नंबर हैं जिनका LCM 48 है और ये 2:3 के रेशियो में, तो मैंने n एक नेचुरल नंबर ले लिया कि भाई ये नंबर 2n और 3n हो जाए। भाई ये नेचुरल नंबर है, 2n 3n को नेचुरल नंबर होना है तो n भी नेचुरल नंबर ही होगा। तो
तो रेशियो 2:3 है, इसलिए इन दोनों नंबरों को 2n 3n मान लिया, तो 2n/3n देखो 2:3 हो रहा है। तो अब 2n है n नेचुरल नंबर n इंटू नेचुरल नंबर 2, 3n है नेचुरल नंबर n इंटू नेचुरल नंबर 3। तो आप ऐसा कह सकते हो ना 2n और 3n दोनों n इंटू सम नेचुरल नंबर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ n इज फैक्टर ऑफ 2n एज वेल एज 3n। n दोनों का फैक्टर हो गया ना मेरे भाई, n जो है दोनों का फैक्टर हो गया। बट तो हम ये बोल सकते हैं ना n इज कॉमन फैक्टर, n इज कॉमन फैक्टर, n इज कॉमन फैक्टर ऑफ 2n एंड 3n। मैं ये बोल सकता हूँ n इज कॉमन फैक्टर ऑफ 2n एंड 3n। ठीक है, पर एक और चीज चेक करते हैं कि क्या 2n का n से बड़ा कोई फैक्टर हो सकता है क्या। देखो 2n का n से बड़ा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो n और 2n के बीच में कैसे नंबर आएंगे? ये भाई n मतलब क्या 1 इंटू एन है, ये 2 इंटू एन है ना। ये n मतलब 1 इंटू एन, 2n मतलब 2 इंटू एन। तो इनके बीच में मान लो कैसा नंबर आ गया, जैसे 1.1n, ये आ सकता है। तो यार 1.1n इंटू सम नेचुरल नंबर 2n, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। सोचो ना 1.1n इंटू सम नेचुरल नंबर कभी 2n हो ही नहीं सकता, मतलब 1.1n कभी 2n का फैक्टर हो ही नहीं सकता, है ना। देखो यार 1.1n इंटू समथिंग अगर 2n है, तो ये जो समथिंग है ये क्या हो जाएगा, ये समथिंग हो जाएगा 2n/1.1n, मतलब 2/1.1। तो ये तो नेचुरल नंबर ही नहीं हुआ ना। तो 1.1n 1.2n या 1.25n, मतलब n और 2n के बीच में जो भी है, n और 2n के बीच में जो भी है वो 2n का फैक्टर नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। n और 2n के बीच में जो भी है वो 2n का फैक्टर हो नहीं सकता। अच्छा 2n से बड़ा नंबर तो 2n का फैक्टर ऐसे ही नहीं हो सकता, फैक्टर तो हमेशा छोटा होता है भैया, है ना। 6 का फैक्टर 6 से बड़ा थोड़ी हो सकता, 42 का फैक्टर 42 से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। जो भाई किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से तो छोटा ही होता है या बराबर होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो n और 2n के बीच में जितने भी नंबर हैं वो तो 2n के फैक्टर हो नहीं सकते। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना n जो है वो 2n का सबसे बड़ा फैक्टर है, n जो है वो 2n का बिगेस्ट फैक्टर है, ऐसा कह सकते हैं अपन। n जो है 2n का बिगेस्ट फैक्टर है, इससे बड़ा कोई दूसरा फैक्टर है नहीं। n इज बिगेस्ट फैक्टर ऑफ 2n। ठीक है, n से बड़ा 2n का कोई दूसरा फैक्टर है नहीं। और अभी हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, ये n इज कॉमन फैक्टर ऑफ 2n एंड 3n। अब n जो कॉमन फैक्टर है 2n और 3n का, ये 2n का सबसे बड़ा फैक्टर है ना। n से बड़ा 2n का कोई फैक्टर है नहीं, मतलब n से बड़ा फिर 2n और 3n का कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होना है, क्योंकि 2n और 3n का कोई भी कॉमन फैक्टर है तो वो 2n का फैक्टर भी है 3n का भी है। n से बड़ा 2n का कोई फैक्टर ही नहीं है, तो मतलब n से बड़ा 2n और 3n का कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, मतलब n इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2n एंड 3n। तो मतलब n क्या हो गया, HCF, n क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF ऑफ 2n एंड 3n। तो हमें मतलब फाइनली हमारे पास क्या चीज़ें आ गई, हमारे पास दो नंबर हैं 2n और 3n जिनका HCF हो गया n, और LCM तो क्वेश्चन में ही दे रखा है 48। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो ये क्या आ गया 6n² इक्वल टू 48n। ठीक है, n काट दो दोनों साइड, तो 6n इक्वल टू 48। ठीक है, तो n क्या आ जाएगा 48/6, मतलब 8। लो भाई n 8 आ गया। तो मतलब अपने दोनों जो नंबर्स हैं 2n 3n वो क्या हो गए, 2 इंटू 8 16 और 3 इंटू 8 24। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ये दो नंबर आ गए। हमको क्या निकालना था, सम निकालना था उन दोनों नंबर का।
तो 24 + 16 40, ये ऑप्शन 3। मजे करो, ऑप्शन 3। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसे रेशियो में नंबर दिए हैं 2:3 में, कोई दो नेचुरल नंबर है, नंबर मान लो 2n 3n, फिर 2n 3n में कुछ ऐसा था, हमने एनालिसिस किया कि पता चला कि भाई 2n 3n का n फैक्टर है और 2n का n से बड़ा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो फिर n हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, 2n 3n का मतलब HCF हो गया। बस HCF n LCM 48, तो 2n × 3n प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दिस शुड बी इक्वल टू 48 LCM × HCF n। n निकल गया, दोनों नंबर निकल गए, दोनों का सम निकल गया। मजे करो। आओ चौथा क्वेश्चन करते हैं। फिर वैसे ही कुछ है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 और उनका HCF 4 है। तो भाई ये जो दोनों नंबर हैं 3:4 में, फिर ये दोनों नंबर्स वैसे ही मान लेते हैं 3n 4n। अब यहाँ देखें HCF क्या होगा भाई, 3n 4n, तो 3n मतलब क्या, नेचुरल नंबर n × नेचुरल नंबर 3, 4n मतलब क्या, नेचुरल नंबर n × नेचुरल नंबर 4, फिर n दोनों का फैक्टर है, फिर n इज कॉमन फैक्टर, n फिर से कॉमन फैक्टर हो गया है ऑफ 3n 4, सॉरी 3n and 4n, ठीक है, ये फिर से हो गया है। अच्छा, अब 3n का फिर से n से बड़ा कोई फैक्टर होगा क्या? देखो n और 3n के बीच में कैसे नंबर होंगे, कुछ भी ले लो यार, 1.1n या 2.5n, कुछ भी ले लो, 1.1n इंटू समथिंग 3n करोगे तो वो समथिंग आएगा 3/1.1, या 2.5n इंटू समथिंग करोगे 3n तो भाई वो समथिंग आएगा 3/2.5। यार ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी पॉसिबल ही नहीं है। n से 3n में कुछ भी ले लो, n से 3n में कोई भी नंबर ले लो, दैट नंबर इंटू सम नेचुरल नंबर 3n हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब n और 3n के बीच में फिर 3n का कोई फैक्टर ही नहीं हो सकता। अरे भाई 3n का कोई फैक्टर है, अगर कोई नंबर f 3n का फैक्टर है तो वो तभी होगा ना कि f इंटू सम नेचुरल नंबर 3n हो जाए। जैसे n 3n का फैक्टर है तो ये हो रहा है ना n इंटू नेचुरल नंबर 3n हो रहा है, n तभी फैक्टर है भाई, नेचुरल नंबर n इंटू नेचुरल नंबर 3n हो रहा है, तभी तो भैया n फैक्टर है 3n का। तो n से 3n के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे कोई दूसरा नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होकर 3n आ जाए, तो n और 3n के बीच में फिर से कोई फैक्टर नहीं होगा 3n का, n और 3n के बीच में 3n का कोई फैक्टर नहीं होगा, n और 3n के बीच में 3n का कोई फैक्टर नहीं होगा, मतलब n जो है वो 3n का सबसे बड़ा फैक्टर है, n जो है वो 3n का सबसे बड़ा फैक्टर है। अब n जो है कॉमन फैक्टर ऑफ 3n, 4n तो है ही। अब कोई भी नंबर अगर 3n और 4n का कॉमन फैक्टर है, मतलब 3n का फैक्टर भी है 4n का भी है, अब 3n का n से बड़ा तो कोई फैक्टर ही नहीं है, तो मतलब 3n, 4n का n से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं हो सकता है भाई, 3n का n से बड़ा कोई फैक्टर ही नहीं है। तो जब 3n का n से बड़ा कोई फैक्टर ही नहीं है तो 3n और 4n का n से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं हो सकता, मतलब ये जो n है ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3n, 4n। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, HCF, तो मतलब n इज HCF ऑफ 3n, 4n। हमने ये प्रूफ कर दिया कि n इज HCF ऑफ 3n, 4n, ठीक है। अच्छा, और वो HCF तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है भाई, नंबर्स 3:4 के रेशियो में थे तो हमने 3n 4n नंबर मान लिया और फिर हमने एनालिसिस करके पता किया कि 3n 4n का HCF तो n होगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि 3n और 4n का HCF 4 है, मतलब ये गिवन है कि n 4 है, तो मतलब नंबर ही दे दिए ना यार। n अगर 4 गिवन है तो नंबर क्या हो गया, 3 × 4, 3n मतलब 3 × 4 12, और 4n मतलब 4 × 4 16, तो मतलब जो नंबर दिए हैं वो 12 और 16 है। 12 मतलब क्या, 4 × 3, 2 स्क्वायर 3/1, और 16 मतलब 2/4, तो जो नंबर गिवन है वो 2 स्क्वायर 3/1 और 2/4 है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, जितने अवेलेबल प्राइम फैक्टर हैं सबका मैक्स पावर ले लो, तो 2 का पावर 4, 3 का 1, मतलब 16 × 3, मतलब ये एलसीएम हो गया 48। देखो ऑप्शन 1 बहुत बढ़िया, ऑप्शन 1 काम हो गया अपना।
चलो अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, फिर से वही 3:4, तो मतलब फिर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ना, वो नंबर्स हैं 3n, 4n और एंड HCF इज n। ये पिछली बार कर लिया, अब बार बार थोड़ी एक ही बात करेंगे। पिछली बार अपन ने कर लिया ना कि अगर नंबर 3n 4n होते हैं तो उनका HCF n होता है। कोई दो नेचुरल नंबर 3n 4n है, n नेचुरल नंबर है, तो भाई HCF n होता है, अपन ने पिछली बार देख लिया। तो मतलब इस बार जो दो नंबर दिए हैं वो फिर से रेशियो 3:4 में, तो मतलब नंबर 3n 4n होंगे और HCF n होगा। अब साथ में दिया है कि HCF 5 है, तो मतलब HCF तो इन दोनों का n है और HCF 5 है, मतलब n = 5 है। तो मतलब नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स क्या हो गए, 3n मतलब 3 × 5 15, 4n मतलब 4 × 5 20, तो 15 और 20, तो 15 क्या हो गया 3 पावर 1 5 पावर 1, 20 क्या हो गया 4 × 5 मतलब 2 स्क्वायर 5 पावर 1। तो अब इन दोनों का 15 3 पावर 1 5 पावर 1, 20 4 × 5 मतलब 2 स्क्वायर 5 पावर 1। अब हमको फाइनली क्या निकालना है, जो भी दो नंबर है उनका LCM, है ना। क्वेश्चन यही था, दो नंबर हैं रेशियो 3:4 में जिनका HCF 5 है, LCM निकालना है। तो हमने वो दोनों नंबर 3n 4n माने। तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में बात कर ली थी कि 3n 4n अगर दो नेचुरल नंबर हैं जहाँ पे n भी एक नेचुरल नंबर है तो इनका HCF n होगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि HCF 5 है, मतलब n 5 है, तो दोनों नंबर 15 और 20 हो गए। 15 हो गया 3 पावर 1 5 पावर 1 और 20 हो गया 2 स्क्वायर 5 पावर 1। अब इन दोनों का LCM क्या होगा, जितने अवेलेबल प्राइम फैक्टर हैं सब ले लो मैक्स पावर पे, तो 2 का मैक्स पावर 2, 3 का 1, 5 का 1, तो ये क्या हो गया 4 × 3 × 5 क्या होता है 15, ये हो गया 60। तो 60 दिया है क्या, देखो ऑप्शन 2 60, मजे करो। तो इस तरीके से अब हमने प्रॉपर्टी ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता आपकी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में जितने टाइप मैंने कराए इसके बाहर कुछ आएगा। आप पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के क्वेश्चन करोगे तो आपको ये फील भी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है सब कुछ आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों ध्यान रखना, हर वीडियो में चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक होता है और नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक होता है। इस वीडियो को देखने के लिए और बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।